डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल की क्यूर एग्जाम पर स्वागत है। मैं मनीष कुमार आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का विषय मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का इंट्रोडक्शन क्लास। इसमें हम सभी पदों को जानेंगे, सभी महत्वपूर्ण फार्मूला को जानेंगे जो वास्तविक संख्याएं में प्रयोग होती है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। चलिए चलते हैं सीधे इसके इंट्रोडक्शन पर। पहला है प्राकृतिक संख्या। पहला जो आता है प्राकृतिक संख्या, प्रकृत संख्या की प्रकृत संख्या कहते हैं कि इसको नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं और प्रकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसीलिए प्रकृत संख्या को एन से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एन से सूचित किया जाता है। प्रकृत संख्या के अंतर्गत आता है कौन को? जितने भी गिनती की संख्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक हम गिन सकते हैं सभी गिनती की संख्या प्रकृत संख्या कहलाती है। दूसरा देखिए यहाँ आता है पूर्ण संख्या। कौन संख्या आता है? कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। पूर्ण संख्या को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि गिनती की संख्या यानी प्रकृत संख्या में जीरो को लगा देना, यानी जीरो से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं और पूर्ण संख्या को होल नंबर यानी W से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? W से सूचित करते हैं। अब पूर्ण संख्या कौन होगा? 0 1 2 3 4, जहां तक हम गिन सके वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। शुरू में सिर्फ क्या हो, उसमें जीरो को शामिल कर लिया जाता है। क्या किसको शामिल कर लिया जाता है? जीरो को शामिल कर लिया जाता है। और जब जीरो शामिल हो जाता है तो प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। अगला देखिए पूर्णांक संख्या। तीसरा है पूर्णांक संख्या। जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्रकृत संख्या को संख्या शामिल हो जाती है, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्रकृत संख्या शामिल हो जाती है तब उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अपूर्णांक संख्या को आई से या जेड से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई या जेड से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ आप देखिए -5 -4 -3 -2, ये सभी जितने हैं लिखा हुआ यहाँ पे सभी कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अगला देखिए चौथा है सम संख्या। सम संख्या को हम लोग इवन नंबर भी कहते हैं। कौन से इंग्लिश में कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित पूरा हो जाता है, यानी 2 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। जितने भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं क्या होगी? सम संख्या होगी। और सम संख्या को हम ई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ई से सूचित करते हैं। जैसे सम संख्या में आएगा कौन? 2 आएगा। देखिए 2 4 4 2 से विभाजित है। 4 2 से विभाजित है ना, 4 से भागा, 4 में 2 से भागा दीजिए, 2 से मर्द कट जाएगा। 6 8 10, ये जितनी भी संख्या 2 से विभाजित पूरी होती है या पूरा हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। आगे देखिए विषम संख्या को देखिए। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती। ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है। 2 से विभाजित नहीं होती है। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। इसको इंग्लिश में हम ऑड नंबर भी कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या छठा में क्या है? अभाज्य संख्या को देखिए। अभाज्य संख्या कहते हैं किसको? तो वैसी संख्या जो केवल और केवल एक से और अपने आप से ही विभाजित होती है। वैसी संख्या
जो केवल और केवल एक और अपने आप से ही विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7 इस तरह से पूरी सीरीज है। आप इसे याद रखिए, यहाँ से बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पूछे जाते हैं। तो अभाज्य संख्या याद रखिएगा, जो संख्या केवल और केवल एक से और अपने आप से विभाजित होती है उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 5, 7 इससे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पूछे जाते हैं। चलिए देखिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम इसमें शामिल किए हैं। देखिए पहला पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। देखिए सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 होगी। 2 से कोई भी छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कुल कितने अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। देखिए अब गिन सकते हैं आप यहाँ पे 2, 3, 5, 7 तक गिनिएगा तो टोटल कुल 25 अभाज्य संख्याएं हमको प्राप्त होगा। अब 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती है। सभी प्रश्न एकदम बिल्कुल पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिए इसका गिनिएगा। गिनने में समय नहीं बर्बाद करना है, केवल हमें याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 से 100 के बीच 25, 1 से 50 के बीच 15। और एक और महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखिए कि 1 से 1000 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 168 अभाज्य संख्याएं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 168 अभाज्य संख्याएं हैं। अब जो हम प्रश्न करवाएंगे तो उसमें बात करेंगे कैसे हम किसी को पहचानेंगे कि कौन संख्या अभाज्य संख्या है, कौन संख्या भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर एक और है, भाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी और से विभाजित हो जाता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 25, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 15, और 1 से 1000 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 168 होती है। आगे देखिए परिमेय संख्या। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में होता है तथा जहां लेकिन q 0 के बराबर नहीं होती है। वह जो संख्या p/q के रूप में हो लेकिन जो q है वो 0 के बराबर नहीं होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को q से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? q से सूचित किया जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 1/2 p/q के रूप में है, लेकिन आप नीचे देखिए क्या 2 0 के बराबर नहीं, इसलिए कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या। 3/2 5। अब हम 5 लिखते हैं तो 5 के नीचे 1 रहता है, तो 5/1 यानी 5 भी है जो परिमेय संख्या है, 6 भी है जो परिमेय संख्या है। इससे संबंधित प्रश्न को हम पार्ट 2 में करेंगे। अगला देखिए 8वां, अप्रमेय संख्या। वैसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है, यानी p/q के रूप में नहीं होता। अब देखिए √2 का वैल्यू देखिए, क्या √2 है जो जितने भी रूट में है वैल्यू, ध्यान रखिएगा, जितने भी कोई भी संख्या, जैसे मान लेते कोई भी संख्या अगर रूट के रूप में है तो वह सभी संख्याएं अपरिमेय होगी। क्या होगी? अपरिमेय होगी। बस केवल थोड़ा सा इस प्रश्न में ध्यान आपको रखना होगा। जैसे मान लेते हैं √9, √4, क्या ये परिमेय संख्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब जब √9 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो इसे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 4 का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 36 का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो जिसका वर्गमूल निकल जाए सीधा वो संख्याएं परिमेय हो जाएगी। लेकिन जितने भी रूट में संख्याएं होती है सभी कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। एक याद रखिएगा, पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या है?
तो पाई अप्रमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई का मान 22/7 पूछ दिया जाए कि 22/7 क्या है, तो 22/7 जो है यह एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपको इसी तरह का वीडियो आप सभी के बीच लाता रहें। चलिए आगे देखते हैं। अब है वास्तविक संख्या। कौन संख्या है? वास्तविक संख्या। तो प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। प्रमेय और अप्रमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। और एक आता है काल्पनिक संख्या। ये सभी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार से देखना भी बहुत जरूरी है। वैसी संख्या जो वास्तविक संख्या नहीं होती है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे जो माइनस में होता है, -2, -√2, √-3, √-5 इत्यादि जो भी है सब काल्पनिक संख्या है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। देखिए, आप भागफल का प्रश्न को बनाए होंगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई 4 संख्या है और यहाँ पे कोई 9 है। अब हम इसको 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, हमारे पास एक शेषफल बच जाता है। क्या बच जाता है? एक शेषफल बच जाता है। अब यहाँ पर देखिए, एक होता है भाजक, भागफल, भाज और शेषफल। जो भाजक को हम लोग ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ए से हम लोग सूचित करते हैं। भाज को ए से सूचित करते हैं, भाजक को बी से सूचित करते हैं, भागफल को क्यू से सूचित करते हैं और शेषफल को आर से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं? भाजक को बी से, भाज को बी से, भाज को ए से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से सूचित करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिए, तभी प्रश्न आप आसानी से पार्ट 2 में बना पाइएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, इसी को हम लोग यूक्लिड नियम भी कहते हैं। इसी को हम लोग यूक्लिड नियम कहते हैं। यूक्लिड प्रमेय क्या है? देखिए, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और इसी को हम भाज को ए से सूचित करते हैं, भाजक को बी से, भागफल के क्यू से और आर से। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। याद रखिएगा, बी क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बहुत ही VVI है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न को पूछा जाता है, जो हम पार्ट 2 में करवाएंगे। अब अगला देखिए, एक हमारे पास एक आता है जो लसा और मसा का क्वेश्चन से संबंधित है। ये हमारा फॉर्मूला पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, लसा गुने मसा। इसे आप याद रखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। ये आपका एक मेन फार्मूला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इससे बहुत सारे प्रश्न फार्मूला निकलेंगे, जो फार्मूला निकलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप प्रश्न बनाइएगा तो उसमें आपको तीन चीज दिया रहेगा। पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, लसा दिया रहेगा, कोई 3 दिया रहेगा और उसमें से एक हमको फाइंड करने के लिए, यानी ज्ञात करने के लिए हमारे पास रहेगा। चलिए देखते हैं उस प्रश्न को। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। अगर आपको पहली संख्या ज्ञात करने के लिए दिया जाए, कहे पहली संख्या ज्ञात करें, पहली संख्या ज्ञात करिए। देखिए, आप यहां ध्यान दीजिए, लसा गुने मसा बटा दूसरी संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? LCM गुना HCF बटा दूसरी संख्या। एक और आता है कि दूसरी संख्या का क्या फॉर्मूला होगा? तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला होगा, इसका आप नोट्स बना ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि दूसरा पार्ट में आपको आसानी हो। अब यहाँ LCM, यहाँ पर क्या हो जाएगा? LCM गुना HCF बटा पहली संख्या। ध्यान रखना, बिल्कुल आसान ही है, बस आसान से आप इसको याद रख सकते हैं। केवल हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। याद रखिए। अब हमको पहली कौन सी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? पहली संख्या, तो दूसरी संख्या नीचे आ जाएगी। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो पहली संख्या नीचे आ जाएगी। उसके बाद और देखिए, इसमें लसा और मसा से पूछा जाता है कि लसा बराबर क्या होगा। लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा। आप ऊपर देखिए इसको,
अगर हम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को बटा मसा कर देंगे तो हमको लसा बराबर निकल जाएगा। यानी लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF बटा, अगर हमें HCF ज्ञात करना है तो लिख देंगे H मतलब महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM। इस तरह से आप इसका पहला पार्ट को देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, ताकि आप सभी के लिए हम इसी प्रकार का वीडियो लाता रहे। चलिए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें। इससे संबंधित आपको PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 91 17 80 81 14, 91 17 80 81 14 पर आप हमें मैसेज करें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलिए, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।